हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कंपनीज एक्ट और सेबी एलओडीआर के हिसाब से हमें कौन कौन सी कमेटीज़ बनानी होती हैं बोर्ड के अंदर, और कौन कौन सी कमेटीज़ कंपलसरी होती हैं, और वो कमेटीज़ किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होती है, उन सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस तरफ देखेंगे कंपनीज एक्ट के अंदर कमेटी के बारे में, और इस तरफ देखेंगे सेबी एलओडीआर के बारे में। तो सबसे पहले तो ऑडिट कमेटी अगर हम देखें तो ऑडिट कमेटी हमें दोनों के हिसाब से बनानी होती है, कंपनीज एक्ट में भी बनानी होती है और सेबी एलओडीआर में भी बनानी होती है। सेबी एलओडीआर हमें ये पता है कि कौन सी कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है, जो कि लिस्टेड कंपनीज होती हैं। तो यानी कि अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए कंपलसरी है कि उसको क्या करना होगा, ऑडिट कमेटी बनानी होगी एज पर सेबी एलओडीआर। और वहीं कंपनीज एक्ट भी देखें तो कंपनीज एक्ट भी ये बोलता है कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो आपको ऑडिट कमेटी बनानी ही होगी। उसके अलावा कुछ और भी कंपनीज ऐसी हैं जिनको ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी है एज पर कंपनीज एक्ट। तो वो कौन कौन सी कंपनीज है, इसने जो कंपनीज एक्ट है उसने बोला कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर की है तो उस सिचुएशन में आपको ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी है। इसी तरीके से अगर टर्नओवर पब्लिक कंपनी की 100 करोड़ से ऊपर की है, 100 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर की है, तो उस पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी है। और तीसरी चीज़ की अगर आपकी पब्लिक कंपनी के लोन्स या डिबेंचर्स या डिपॉजिट्स 50 करोड़ को एक्सीड कर जाते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी है। तो लिस्टेड कंपनी के लिए तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी और सेबी एलओडीआर के हिसाब से ये कंपलसरी है कि उनको ऑडिट कमेटी बनानी ही होगी। उसके अलावा जो पब्लिक कंपनीज है उनको इन तीन सिचुएशन के अंदर ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी है। अब ऑडिट कमेटी हम बनाएंगे तो उसके अंदर कौन कौन लोग होंगे, तो कंपनीज एक्ट ने भी बताया और हमें सेबी एलओडीआर ने भी बताया। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखें, यानी कि ये जो कंपनीज हैं इनके अंदर किस तरीके से ऑडिट कमेटी होगी, उसमें कितने लोग होंगे। तो इसने बोला कि मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट, और साथ ही साथ जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मेजॉरिटी मतलब मोर देन हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। वहीं अगर लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो लिस्टेड कंपनी के अंदर भी मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए सेबी एलओडीआर के अकॉर्डिंगली, और एटलीस्ट 2/3 मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो कंपनीज एक्ट ने बोला था कि हाफ इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जबकि एलओडीआर बोल देता है कि 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो यानी कि लिस्टेड कंपनीज के अंदर 2/3 डायरेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए ऑडिट कमेटी के अंदर, और साथ ही साथ चेयरपर्सन भी जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होना चाहिए इस ऑडिट कमेटी का। और ऐसी कोई चीज़ कंपनीज एक्ट में नहीं बताई गई कि जो ऑडिट कमेटी है उसको साल में कितनी बारी मीटिंग करनी है या कितनी बारी मिलना है। वहीं एलओडीआर बताता है कि जो ऑडिट कमेटी है लिस्टेड एंटिटी की उसको मिनिमम साल में 4 बार मिलना है, और 2 मीटिंग के बीच में जो गैप कितना होना चाहिए, गैप बिटवीन मीटिंग शुड नॉट एक्सीड 120 डेज। 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे हम सेक्शन 173 में देखते हैं जो जनरल बोर्ड मीटिंग्स होती हैं कि उसके अंदर भी हमें ये बता रखा है कि हमें साल में एटलीस्ट 4 मीटिंग करनी होती है, और हर एक मीटिंग में 120 डेज से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वही चीज़ ऑडिट कमेटी के ऊपर अप्लाई हो जाती है लिस्टेड सिचुएशन के अंदर। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो एलओडीआर बोल देता है कि आपकी ऑडिट कमेटी को भी साल में एटलीस्ट 4 बार ही मिलना है, और दो मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर आगे अगर हम देखें नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, ये भी दोनों के अंदर बनती है, एलओडीआर के हिसाब से भी और कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी। यानी कि लिस्टेड कंपनी के लिए को भी बनाना कंपलसरी है और नॉर्मल कंपनीज को भी। अब इसने क्या बताया हमें कि जो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी है, जो लिस्टेड कंपनीज है उनको तो बनाना ही है, कंपनीज एक्ट भी बोल देता है, और एलओडीआर अगर लग रहा है तो यानी कि लिस्टेड कंपनीज को कंपलसरी बनाना ही है। दूसरा, कुछ ऐसी कंपनीज बताई जैसे ऑडिट कमेटी की सिचुएशन में कंपनीज एक्ट ने बताई थी, सेम ऐसे ही कंपनीज एक्ट नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी के लिए भी बताता है कि अगर आप इसके अंदर फॉल कर रहे हो आपकी कंपनी, तो उस सिचुएशन में भी यहाँ पे वो कमेटी बनानी पड़ेगी। तो इसने क्या कंडीशंस बताई, उसी तरीके की सेम कंडीशंस यहाँ पे भी देखने को मिलती है नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी के अंदर भी। इसने बोला कि अगर पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीज से ज़्यादा की है, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा की है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की है, और आउटस्टैंडिंग लोन्स 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की है, तो सेम ही कंडीशंस आ गई। उस सिचुएशन के अंदर आपको नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी भी बनानी पड़ेगी कंपनी के अंदर, जैसे ऑडिट कमेटी बनानी पड़ रही थी। यहाँ पे इसने बोला जैसे वहाँ पे मिनिमम डायरेक्टर्स जो थे हमें 3 चाहिए थे, और मेजॉरिटी जो थे वो इंडिपेंडेंट चाहिए थे, लेकिन नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन के केस के अंदर हमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स तो चाहिए, लेकिन वो तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए।
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं होने चाहिए और इनमें से भी मोर देन हाफ इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या था ऑडिट कमेटी में कि मिनिमम 3 डायरेक्टर्स ही चाहिए थे। वो मैटर नहीं करता कि वो एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन मोर देन हाफ या मेजॉरिटी जो थी वहाँ पे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए थी। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है कि मेजॉरिटी जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन जो तीनों की तीनों डायरेक्टर्स हैं वो क्या चाहिए यहाँ पे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स चाहिए इन सिचुएशन ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। वहीं अगर हम एलओडीआर के अंदर देखें, लिस्टेड एंटिटीज़ के अंदर देखें रेम्यूनरेशन कमेटी के बारे में, तो इसके अंदर भी मिनिमम 3 डायरेक्टर्स बोले, सारे के सारे ही क्या होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव। तो कंपनीज एक्ट वाली ही बात आ गई। सेम एटलीस्ट 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सेम बात यहाँ पे भी आ गई। चेयरपर्सन जो है इसका भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट तो ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन भी होना चाहिए। और यहाँ पे इसने बता दिया कि एटलीस्ट साल में इनको एक मीटिंग करनी है लिस्टेड एंटिटीज़ के सिचुएशन के अंदर। जैसे ऑडिट कमेटी को साल में एटलीस्ट 4 मीटिंग्स करनी थी, इनको एटलीस्ट कितनी मीटिंग करनी है, एक मीटिंग करनी है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी को। उसके बाद आती है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी जो है वो भी दोनों के हिसाब से कंपलसरी है, चाहे आप कंपनीज एक्ट के अंदर आओ, चाहे आप एलओडीआर के अंदर आओ। तो क्या बोलता है कि किस सिचुएशन के अंदर हमें स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनानी होती है। तो कंपनीज कंपनीज एक्ट बोलता है कि ऐसी कंपनीज जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हों या डिवेंचर्स होल्डर्स हों या सिक्योरिटी होल्डर्स हों किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि पूरे साल के अंदर अगर किसी एक दिन भी 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर्स आ जाते हैं तो उस सिचुएशन में उसके लिए स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाना कंपलसरी हो जाता है। और सिर्फ इतनी सी बात बोलते हैं कंपनीज एक्ट कि इस कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। वहीं अगर एलओडीआर के हिसाब से देखें लिस्टेड एंटिटीज़ की सिचुएशन के अंदर, तो सभी लिस्टेड कंपनीज को ये बनाना है। तो मैटर नहीं करता कि कितने भी शेयर होल्डर्स हों, उनके अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें से एक जो है एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। मिनिमम कितने, 3 डायरेक्टर्स चाहिए। ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 चाहिए थे, कोई भी डायरेक्टर्स हो सकते थे लेकिन 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में भी 3 डायरेक्टर चाहिए थे, लेकिन सारे नॉन एग्जीक्यूटिव चाहिए थे मिनिमम, और मोर देन हाफ शुड बी इंडिपेंडेंट। और जो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है इसके अंदर भी हमें मिनिमम 3 डायरेक्टर ही चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट होगा तो चल जाएगा। चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए और इसको भी एटलीस्ट साल में एक बार ही मिलना है। उसके बाद आता है सीएसआर कमेटी। सीएसआर कमेटी जो है वो किसके अंदर मैंडेटरी है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से। कौन सी कंपनीज के ऊपर सीएसआर कमेटी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज पर कंपनीज एक्ट, ऐसी कंपनीज जिनकी नेटवर्थ जो है 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, या टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, या फिर नेट प्रॉफिट किसी भी साल में 5 करोड़ से ज़्यादा का है, तो उस सिचुएशन में उस कंपनी को सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी। मतलब नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा की हो, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा की हो और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा का हो। मिनिमम कितने डायरेक्टर्स चाहिए, 3 चाहिए, एक इंडिपेंडेंट एटलीस्ट होना चाहिए, और इफ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देन एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। और अगर मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं है तो 2 एटलीस्ट होने चाहिए डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनीज विद ओनली 2 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड में फॉर्म सीएसआर कमेटी विद दीज डायरेक्टर। और अगर प्राइवेट कंपनी है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही डायरेक्टर्स हैं तो उस सिचुएशन के अंदर वही सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर लेगी, उन्हीं को हम सीएसआर कमेटी मान लेंगे। वहीं जो सीएसआर कमेटी है वो मैंडेटरी नहीं है एज पर एलओडीआर, लेकिन लिस्टेड एंटिटी अगर ये कंडीशंस पूरी कर देती है कि उसकी जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ को एक्सीड कर जाए, या उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ को एक्सीड कर जाए, या उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ को एक्सीड कर जाए, तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा कि उसे सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी। और आखिरी कमेटी हमारे पास आती है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैंडेटरी नहीं है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी है, बट जो भी लिस्टेड एंटिटीज होंगी उनको ये बनानी है। कौन कौन सी लिस्टेड एंटिटीज को ये बनानी है, तो उसके लिए बता रखा है कि टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को ये बनानी है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, मेजॉरिटी जो है बोर्ड से ही होने चाहिए, और एक एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, और इसका चेयरपर्सन भी बोर्ड मेंबर ही होना चाहिए। इसकी मीटिंग कितनी है, एटलीस्ट 2 मीटिंग्स पर ईयर विद गैप नॉट एक्सीडिंग 180 डेज की। साल में एटलीस्ट 2 मीटिंग्स आपको इसकी करनी है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की। तो ये हमारी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनती है एलओडीआर के हिसाब से कंपलसरी, यानी कि लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ही अप्लाई होती है। तो हमारे पास 5 कमेटीज आई, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, सीएसआर कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। तो मुझे लगता है कि ये सारी कमेटीज़ के बारे में कि बेसिकली कब ये कॉन्स्टिट्यूट होती है ये क्लियर हो गया होगा। आई थिंक वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।